हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर 3। इसके पहले की वीडियो में हमने जनसंख्या विस्फोट, एमनियोसेंटेसिस और जनन स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस किया है। अब हम जानेंगे गर्भ निरोधक विधियों के बारे में। तो टोटल 6 गर्भ निरोधक विधियां हैं, जिनमें से जो सबसे पहली विधि है उसे हम प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड कहते हैं। दूसरी विधि है निरोध विधि, जिसे हम बैरियर मेथड के नाम से जानते हैं। और बैरियर मेथड के बाद तीसरी विधि आती है जिसे हम अंतः गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। चौथे नंबर पे आती है मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां। 5वें नंबर पे आते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। और 6वें नंबर पे आती है शल्यक्रिया विधि। सबसे पहली विधि है प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल मेथड। यह पूरी तरीके से प्राकृतिक होती है। इसमें किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग या केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें सबसे पहली विधि है आवधिक संयम। इसमें क्या होता है कि अंडोत्सर्ग के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक मैथुन क्रिया से बचना चाहिए। उसके बाद दूसरी विधि आती है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। इसमें मैथुन के दौरान स्खलन के समय नर भाग को मादा भाग से के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद तीसरी विधि आती है स्तनपान अनार्तो। प्रसव के बाद स्तनपान कराने से भी 4 से 6 महीने तक की अवधि में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसकी वजह से निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। उसके बाद आता है बैरियर मेथड, जिसमें सबसे पहला मेथड है निरोध विधि यानी कॉन्डम्स का प्रयोग करना। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, लेकिन पुरुषों में यह विधि अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद आते हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। ये फीमेल में गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय योनि को ढकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद आती है अंतः गर्भाशय युक्तियां। इन्हें यूटेरस यानी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। 3 प्रकार की जो है अंतः गर्भाशय युक्तियां हमारे यहाँ सबसे अधिक प्रचलित हैं। सबसे पहली आईओडी है, औषधि रहित आईओडी, जिसमें किसी भी प्रकार की केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं तांबा मोचक आईओडी, जो कॉपर रिलीज करते हैं, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता प्रभावित होती है। उसके बाद आते हैं हार्मोन मोचक आयोडीज। ये भी हार्मोन और केमिकल रिलीज करते हैं, जो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आती है मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां, ऐसी दवाएं जिनका प्रयोग मुख द्वारा किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्टेरॉइड युक्त जैसे माला डी और मालायन, और दूसरी गोलियां होती हैं नॉन एस्टेरॉइड। जो नॉन एस्टेरॉइड गोलियां होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार की हार्मोन नहीं होते हैं, जैसे सहेली। यह भारत में विकसित की गई एक गोली है, जिसे CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है। उसके बाद आते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। जो इंजेक्शन होते हैं, इन्हें इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, जैसे DMPA। ये जो इंजेक्शन है, ये 3 महीने में एक बार लगवाया जाता है। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन है एग्जाम्पल के तौर पर NETAN, जो 2 महीने में एक बार लगवाया जाता है, और ये अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन की प्रक्रिया को रोकते हैं। उसके बाद इम्प्लांट्स की बात करें तो नॉरप्लांट नाम का एक इम्प्लांट होता है, जो त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। शल्यक्रिया विधि की बात करें तो 2 प्रकार की शल्यक्रिया विधि होती है नर और मादा में। पहली विधि है शुक्रवाहिका उच्छेदन, जिसे वैसेक्टॉमी भी कहा जाता है। यह नर में होती है। और दूसरा है नलिका उच्छेदन, जिसे ट्यूबेक्टॉमी भी कहा जाता है, जो कि महिलाओं में की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भ निरोधक विधियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है। तो इन विधियों का प्रयोग गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट तथा अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए इन विधियों का प्रयोग होता है। सबसे पहले गर्भ निरोधक विधि की हम बात करेंगे, जो है प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल मेथड। इस विधि में किसी भी दवा या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन विधियों की सफलता दर सबसे कम होती है। प्राकृतिक विधि में जो सबसे पहली विधि है, उसे हम आवधिक संयम या पीरियोडिक एब्स्टेंस कहते हैं। इसमें मासिक चक्र के 7वें से 17वें दिन के बीच सहवास या मैथुन की क्रिया से बचना चाहिए। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन, और उससे ठीक 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक के समय तक मैथुन क्रिया से बचना चाहिए, ताकि निषेचन की प्रक्रिया ना हो पाए और गर्भधारण ना हो। इसी विधि को हम आवधिक संयम के नाम से जानते हैं। आवधिक संयम के बाद दूसरी विधि आती है बाह्य स्खलन या सहवास अंतराल। इसमें मैथुन क्रिया के दौरान स्खलन के समय लिंग को योनि से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि शुक्राणुओं का स्खलन मादा के जननांग में ना हो सके और निषेचन की क्रिया के बाद गर्भधारण ना हो पाए। उसके बाद तीसरी प्राकृतिक विधि है स्तनपान अनार्तो। प्रसव के बाद यानी बच्चे को जन्म देने के बाद जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब शरीर में दूध के उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता बहुत बढ़ जाती है
और बढ़े हुए प्रोलैक्टिन का जो स्तर है वो हाइपोथैलेमस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव जो है वो अस्थायी रूप से रुक जाता है, जिसकी वजह से LH और FSH हार्मोन नहीं रिलीज हो पाते हैं और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है। और बिना अंडाणुओं के निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी? इसीलिए स्तनपान अनार्तो एक प्राकृतिक विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन यह विधि भी बहुत कारगर नहीं है क्योंकि कुछ महिलाओं में स्तनपान के दौरान भी मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। दूसरी गर्भ निरोधक विधि, जिसे हम बैरियर मेथड या रोध अथवा अवरोधक विधि के नाम से जानते हैं, इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए भौतिक अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि निरोध क्या होते हैं, जिन्हें कॉन्डम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पतले रबर या लैटेक्स से बने होते हैं जो पुरुष के लिंग या महिला की योनि को ढकते हैं, जिसके कारण स्खलित शुक्राणु मादा की योनि में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यानी ये जो रबर से बने स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये दोनों, इनका इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों में जो निरोध होते हैं वो अधिक लोकप्रिय होते हैं। और चूंकि ये पुरुषों में पुरुष के लिंग और स्त्रियों में स्त्री की योनि को ढक देते हैं, तो इस प्रकार जो शुक्राणु है वो मादा जनन मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन निरोध यानी कॉन्डम्स का इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। गर्भधारण को रोकने के साथ साथ ही ये एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से भी बचाते हैं। निरोध के अलावा डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जैसे कुछ रबर से बने स्ट्रक्चर्स होते हैं जो महिला जनन मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल केवल फीमेल्स द्वारा ही किया जाता है और इनके अधिक प्रभावी परिणामों के लिए इनके साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जल या फोम का भी उपयोग किया जाता है, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जैसा कि इसके नाम में ही है, इन्हें गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है और यह सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि है। जब भी किसी भी दंपत्ति को संतानों के बीच में अधिक अंतराल चाहिए होता है, उस विधि में यह सबसे उपयुक्त और सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधि है हमारे देश में। इन्हें प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं नर्सों द्वारा योनि मार्ग से होकर गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अंतः गर्भाशय युक्तियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली विधि जो है उसे हम गैर औषधीय या नॉन मेडिकेटेड आयोडीज कहते हैं। इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि या रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह प्लास्टिक या पॉलिथीन से बनी युक्ति होती है और इसका काम क्या होता है, यह गर्भाशय के अंदर स्थानीय सूजन पैदा कर देती है और उस सूजन को कम करने के लिए WBC कोशिकाएं जो होती हैं वो इकट्ठा होकर शुक्राणुओं का भक्षण करती हैं, यानी शुक्राणुओं को नष्ट कर देती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आयोडीज है उन्हें हम तांबा मोचक कहते हैं, जो कॉपर रिलीज करती हैं। ये तांबे की बनी होती हैं। बेसिकली पहले ये एक प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है जिस पर तांबे या कॉपर का बना जो तार है वो लपेटा हुआ होता है और ये कॉपर आयरन मुक्त करती हैं, जो शुक्राणुओं के भक्षण को बढ़ाती हैं, यानी शुक्राणुओं को नष्ट करती हैं। इसके अलावा ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को भी कम करने का काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर टी, यह जो आयोडी है वो लगभग टी आकार की होती है। कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ये सभी तांबा मोचक आयोडीज के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हार्मोन मोचक आयोडीज। ये आयोडीज हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिनसे गर्भाशय जो है वो भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, यानी गर्भाशय की जो स्थिति है वो गर्भधारण के लिए सही नहीं रहती, यानी उसके अंदर किसी भी शिशु के पलने के लिए जो उचित इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं विकसित हो पाता है। इसके अलावा ये गर्भाशय ग्रीवा की जो श्लेष्मा है उसे गाढ़ा और चिपचिपा बनाती है, जिसकी वजह से शुक्राणु उनमें पूरी तरीके से गति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते और इस प्रकार हार्मोन मोचक आयोडी जो है वो निषेचन की प्रक्रिया को रोकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर प्रोजेस्टोरजेट और LNG-20 जो है ये हार्मोन मोचक आयोडीज के उदाहरण है। उसके बाद आती है मुख से दी जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इन गोलियों का उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जो गोलियां हैं ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनती हैं। वर्तमान में मुख्यतः 2 प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां प्रचलित हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हार्मोनल पिल्स, जिनमें एस्टेरॉइड होता है। इन गोलियों को मासिक चक्र के
शुरुआती दिनों से लेकर लगातार 21 दिनों तक लिया जाता है, यानी पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक। और उसके बाद लगातार 7 दिनों का अंतराल रखा जाता है और इन्हीं 7 दिनों में मासिक धर्म होता है। ये गोलियां अंडोत्सर्ग व रोपण दोनों क्रियाओं को रोकती हैं। 7 दिनों के अवकाश में जो मासिक धर्म होता है या मासिक चक्र होता है वो इन हार्मोनल गोलियों की वजह से कृत्रिम रूप से होता है। जब पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक इन गोलियों का सेवन किया जाता है तो उससे कृत्रिम हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक परत बनने लगती है। और जब 21वें दिन के बाद से इन गोलियों को लेना बंद कर दिया जाता है तो एंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो अपने आप टूटने लगती है और इस प्रकार जो मासिक धर्म होता है वो इन दवाओं के असर के कारण होता है। और ये दवाएं जो हैं, यानी ये जो हार्मोनल पिल्स होती हैं, ये अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं, जिसकी वजह से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये गोलियां गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा को भी परिवर्तित करती हैं, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्रिया दोनों प्रभावित होती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर मालाडी और मालायन इन गोलियों के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करेंगे गैर एस्टेरॉइड गोलियों की, यानी ऐसी गोलियां जिनमें किसी भी प्रकार का एस्टेरॉइड नहीं पाया जाता है। ये गोलियां सप्ताह में एक बार ही ली जाती हैं और इनमें किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर सहेली नाम की एक गोली है जिसे भारत में विकसित किया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान यानी CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है। ये एक PYQ भी है कि सहेली नाम की जो गोली है उसका निर्माण कहाँ किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे आपातकालीन गोलियां यानी आई पिल्स की। इन गोलियों को सबसे आपातकालीन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनका प्रयोग जैसे बलात्कार या किसी भी आपातकालीन स्थिति में गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए मैथुन क्रिया के लगभग 72 घंटे के भीतर ही लिया जाता है, यानी अंतःरोपण के पहले ही इन गोलियों का इस्तेमाल होता है। यदि मैथुन की क्रिया के बाद अंतःरोपण हो चुका हो तो ये गोलियां किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगी। ये एबॉर्शन पिल्स नहीं है, यानी गर्भधारण हो चुका है तो ये गोलियां किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये जो गोलियां होती हैं ये गर्भाशय को शिशु के भ्रूण के विकास के लिए अनुपयोगी बना। उसके बाद आते हैं अंतःक्षेप्य और अंतःरोपण यानी इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। इस विधि में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या फिर दोनों के मिश्रण के टीकों का प्रयोग किया जाता है और ये भी लगभग मुखीय गोलियों के समान होते हैं, लेकिन ये अधिक समय तक कार्य करते हैं और इनकी गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि इनके अंदर हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो विधि आती है उसे हम शल्य क्रिया अथवा बंधकरण यानी स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यह परिवार नियोजन की सबसे स्थायी विधि है और इस विधि का प्रयोग करने के बाद भविष्य में कभी भी कोई भी दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। यह गर्भधारण को रोकने के लिए सबसे उचित और सबसे लोकप्रिय विधियों में से एक है। शल्य क्रिया विधियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है शुक्र वाहिका उच्छेदन या वैसेक्टोमी, जिसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरुष के अंडकोश पर एक छोटा सा चीरा लगाकर दोनों शुक्र वाहिकाओं के एक छोटे से भाग को काटकर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता तो है लेकिन वे शुक्राणु आगे परिवहन करके मूत्र मार्ग तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। साधारण भाषा में इसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। शल्य क्रिया की दूसरी विधि है नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी, जो कि महिलाओं में की जाती है। इसे महिला नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में महिला के उदर या योनि मार्ग में एक छोटा सा चीरा लगाकर दोनों अंडवाहिकाओं या फैलोपियन ट्यूब के एक छोटे से हिस्से को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय तक नहीं जा पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो डायग्राम ए है ये पुरुष नसबंदी का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वॉस डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया गया है। और डायग्राम नंबर बी में फैलोपियन ट्यूब यानी मादा की अंडवाहिनी की जो नलिका होती है उसे काटकर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन वह युग्मक जो है वो गति करके आगे नहीं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है और इसीलिए इस विधि को परिवार नियोजन की सबसे स्थायी विधि कहा जाता है। आगे यहाँ हमारे पास इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्तनपान अनार्तो क्या है, जहां आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा शल्य क्रिया के बाद युग्मक निर्माण होता है या नहीं, और अगर होता है तो कारण बताइए क्यों होता है। और